हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जा सकती है? पहला है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। दूसरा है विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तीसरा है पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। और चौथा है किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शित करना। अब अंजलि जो है भोजन पाठ पढ़ा रही है और भोजन से संबंधित सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधताओं पर विशेष ध्यान देना चाहती है। तो इसमें पहला तो नहीं होगा, क्योंकि चार्टों का उपयोग करके भोजन को दर्शाना और उनकी व्याख्या करना। कक्षा 3 के बच्चे हैं तो उनके हिसाब से ये वाला विकल्प सही नहीं होगा। विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, ये विकल्प इसमें सही है। जब बच्चे अपने घरों में खाए जाने वाले भोजन को लेकर आएंगे, उनका प्रदर्शन किया जाएगा और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाएगा, तो ये अधगम अवसरों में विद्यार्थियों को वांछित जानकारी प्रदान करेगा। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है? जब भी पेपर में आप प्रश्न पढ़ें तो ध्यान से प्रश्न को समझिएगा और विकल्प भी ध्यान से समझिएगा। जब प्राथमिक स्तर की बात हो तो विकल्प में आपको ढूंढना है कि कौन सा विकल्प ऐसा हो जो यहाँ पर सटीक बैठता हो, उसे टिक करना है। तो चलिए विकल्प पढ़ लेते हैं। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों के चार्ट बनवाकर। दूसरा है विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। तीसरा है विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। और चौथा है किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण। अब कक्षा 5 के विद्यार्थी हैं और प्रीति क्या करना चाहती है? प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। तो क्या करना होगा कि विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना, क्योंकि जब विद्यार्थी स्वयं से ये कार्य करेंगे तो कारण भी स्वयं समझेंगे और उसका उपाय क्या हो सकता है वो भी विद्यार्थी ढूंढेंगे। इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नेहा कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करती है। पहला लिखा है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन। दूसरा है गृह कार्य मूल्यांकन। तीसरा है परियोजना कार्य मूल्यांकन और चौथा है मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल सबसे अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? तो कक्षा 5 की बात हो रही है और ईवीएस विषय में मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करना चाहती है नेहा। तो हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा, पहला और चौथा इसमें सही होगा। दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? पहला विकल्प है पुनरावृत्ति और प्रबलीकरण। दूसरा है मास्टरी लर्निंग, और इसे कहते हैं मास्टरी लर्निंग को कहते हैं अधगम में दक्षता, हिंदी में इसे अधगम में दक्षता कहते हैं। तीसरा है विस्तारित अधगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, और चौथा है समय का सदुपयोग। तो ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? तो विस्तारित अधगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, तीसरा विकल्प इसमें सही है।
गृह कार्य जो है शिक्षकों द्वारा बच्चों को सौंपे गए कार्यों का एक समूह होता है जो कक्षा के बाहर यानी घर पर पूरा किया जाता है। गृह कार्य को कक्षा शिक्षण के पूरक के रूप में दिया जा सकता है, तो इसीलिए तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? पहला है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। दूसरा है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। तीसरा है बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। और चौथा है अपने साथ पेन और नोट पैड ले जाना। तो इसमें 3 तो सही है, एक अप्रासंगिक है, तो दूसरा विकल्प इसमें अप्रासंगिक है। इसमें कहा गया है कि अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना, ये बस्ता लेकर जाना आवश्यक नहीं है, जबकि ये सभी आवश्यक हैं। प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना, बिना मुझे सूचित किए बिना कहीं ना जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, लेकिन दूसरा विकल्प अप्रासंगिक है और वही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होनी चाहिए। पहला विकल्प है पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न सम्मिलित करना। दूसरा है अपने आसपास को खोजने के अवसर प्रदान करना। तीसरा है संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या पर अधिक एकाग्रता। और चौथा है पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना। तो प्राथमिक स्तर पर अच्छी ईवीएस पाठ्यचर्या में होना चाहिए, अपने आसपास की खोजने के अवसर प्रदान करना, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। पाठ के अंत में अधिक अभ्यास प्रश्न, ये तो नहीं हो सकता। संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या, अब प्राथमिक स्तर की बात हो रही है तो विस्तृत व्याख्या क्या बच्चे समझ पाएंगे प्राथमिक स्तर के? तो ये भी नहीं होगा। पदों की यथार्थ परिभाषा पर अधिक बल देना, ये भी नहीं होगा। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन का अर्थ ही है कि पर्यावरण के माध्यम से और पर्यावरण के लिए पर्यावरण के बारे में शिक्षा, तो इसीलिए इसमें दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। पहला है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। दूसरा है विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। तीसरा है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। और चौथा है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रसता में परिवर्तन। तो प्राथमिक स्तर की जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें कविताएं और कहानियां सम्मिलित की गई हैं, आप लोगों को पता ही है। तो इसका क्या कारण है कि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना, तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि मौलिक अवधारणाओं की समझ बढ़ाने के लिए साहित्य की कहानियां और कविताएं ईवीएस के साथ एकीकृत की गई हैं। आपने देखा भी होगा, कई महत्वपूर्ण तथ्य तो कविताओं के माध्यम से ही बताए गए हैं, कई महत्वपूर्ण तथ्य छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताए गए हैं। तो तीसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि की जा सके, इसीलिए कहानियां और कविताएं सम्मिलित की गई हैं। अगला प्रश्न है, 4 भावी शिक्षकों से कक्षा 5 के विद्यार्थियों के लिए मूल विषय यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाने के लिए कहा गया। यानी भावी शिक्षक हैं, भविष्य के शिक्षक बनने वाले हैं, तो इनसे क्या कहा गया कि यात्रा पर प्रस्तुतिकरण बनाइए। प्रत्येक ने निम्नलिखित नीतियों में से किसी एक पर मुख्य रूप से केंद्रित किया। पहला है यात्रा के विभिन्न साधनों विधियों को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उनकी व्याख्या। दूसरा है पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु के उपयोग के द्वारा यात्रा की विभिन्न विधियों की व्याख्या। तीसरा है विद्यार्थियों से यात्रा के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करके स्क्रैप बुक बनाने के लिए कहना। और चौथा है विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। तो प्रस्तुतियां जो हैं समूह में विचारों और सूचनाओं को संप्रेषित करने का एक तरीका है, और यह एक ऐसी तकनीक है जो ऐसी स्थिति में काफी प्रभावी है जहां अपेक्षाकृत कम समय में बहुत सारी जानकारी
पारित करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा, विद्यार्थियों से यात्रा में उपयोग किए गए विभिन्न साधनों के अनुभवों का वर्णन करने के लिए कहना। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है। यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल ना हो तो क्या होगा? इस कथन का मुख्य उद्देश्य है, पहला है छात्रों को तेल के न्याय संगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना। दूसरा है छात्रों का पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में मूल्यांकन। तीसरा है वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। और चौथा है पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में जागृति उत्पन्न करना। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए भाग में एक कथन दिया गया कि यदि आपके गांव अथवा शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल डीजल ना हो, तो इस कथन का क्या उद्देश्य है कि वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने हेतु कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। क्योंकि बच्चे सोचेंगे कि पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया है तो क्या होगा, यानी बच्चों की कल्पनाशीलता को बढ़ावा मिलेगा, सोचने विचारने की कुशलता उनकी बढ़ेगी। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा और बच्चे अपने विचार भी प्रस्तुत करेंगे। अगला प्रश्न है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? पहला विकल्प है विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। दूसरा है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। तीसरा है प्रायोगिक कौशलों को बढ़ावा देने के लिए। और चौथा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। अब ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक को सबसे अच्छा माना गया है, तो किसके लिए इसका उपयोग किया जा सकता है? शिक्षार्थियों यानी सीखने वालों की सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है। जब जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो बच्चे रुचि लेंगे और जिसमें रुचि होती है वो चीज सीखने में बहुत मजा आता है। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है। पहला विकल्प है विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करना। दूसरा है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। तीसरा है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी की विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। और चौथा है स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। तो प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय से बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, यानी कक्षा कक्ष के वातावरण को शिक्षार्थी के बाहरी जीवन से जोड़ना। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? यानी कि 3 तो इसमें उपयुक्त हैं, 1 उपयुक्त नहीं है और वही आपको बताना है। पहला विकल्प है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। दूसरा है प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। और चौथा है वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता आयोजित करना। तो वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिता ये वृक्षों के संरक्षण के बारे में सही है। बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना ये संरक्षण के संबंध में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नहीं है ये क्रियाकलाप। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। बाकी सभी जो है वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए उपयुक्त है, 1 उपयुक्त नहीं है, वही पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाते समय अंजलि ने अपनी कक्षा में जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। इस क्रियाकलाप का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है
विद्यार्थियों की सामाजिक कुशलताओं में सुधार करना। दूसरा है अधिगम की प्रक्रिया में एक रास्ता को तोड़ना। तीसरा है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। और चौथा है जल के स्रोतों के विषय में विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना। तो ईवीएस की कक्षा में जल का पाठ पढ़ाया जा रहा है और अंजलि ने क्या किया, जल के विभिन्न स्रोतों और जल को संरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं पर रोल प्ले आयोजित किया। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय भाग लेना सुनिश्चित करना। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर के ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना है। साकल्यवादी का मतलब है समग्र रूप से। दूसरा विकल्प है पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना। तीसरा है विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना। और चौथा है विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना। तो इस प्रश्न के लिए पहला विकल्प सही हो जाएगा। शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी यानी समग्र रूप से देखने योग्य बनाना, पहला विकल्प इसमें सही है। आखिरी प्रश्न है आज का, ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। पहला है संबंधित मामलों पर वीडियो फिल्म दिखाना। दूसरा है संबंधित मामलों पर विशिष्ट भाषण आयोजित करना। तीसरा है संबंधित मामलों पर क्विज प्रतियोगिता का संचालन। और चौथा है विद्यार्थियों से समूह परियोजना का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। तो ईवीएस कक्षा में सामाजिक असमानताओं पर अधिक बल देने के लिए कौन सा अधिक प्रभावी अधिगम अनुभव होगा। तो चौथा विकल्प इसमें सही है। विद्यार्थियों से समूह परियोजनाओं का भार अपने ऊपर लेने के लिए कहना। जब विद्यार्थी समूह परियोजनाओं में संलग्न रहेंगे तो वो आसानी से उस कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर पाएंगे जिसके बारे में समूह परियोजना कार्य कर रही है या जिस पर समूह परियोजना कार्य कर रही है। तो चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ईवीएस हैंड रिटन नोट्स की वीडियो नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए। 32 यानी 32 वीडियोस की आ चुकी हैं। छोटी छोटी सी वीडियो हैं, आप लोगों ने देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और जो पीडीएफ है जो मैंने बनाई है हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम पर प्राप्त हो जाएंगे। तो वहाँ से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। लगभग मैंने उस पर काफ़ी पीडीएफ मैंने उस पर अपलोड भी कर दी हैं। तो वहाँ से आप लोग उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।